चले ना जोर इश्क पे पार्ट 12। फ़ोन अपनी पॉकेट में रखकर अरमान वहाँ से उठा और नंदिनी के पास आने के लिए वहाँ से निकल गया। नंदिनी बड़ी बेसब्री से अरमान का वेट कर रही थी। अरमान और कुणाल दोनों कार में एक साथ बैठे हुए अपार्टमेंट के लिए निकल चुके थे। अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था कि नंदिनी को कैसे सब सच बताएं और सब सुनने के बाद नंदिनी कैसी रिएक्शन करेगी। नंदिनी भी अपार्टमेंट पर बेचैन थी। आखिर मल्होत्रा सर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अरमान गाड़ी पार्क करके एक गहरी सांस छोड़ा, फिर लिफ्ट में चढ़ा। नंदिनी को अपनी बाबा और माँ की चिंता सताने लगी थी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर नर्स दरवाज़ा खोली। नंदिनी की दिल भी जोरों से धड़क रही थी। अरमान नंदिनी के रूम पर गया। नंदिनी जो बेड पर परेशान बैठी थी, अरमान को देखकर स्माइल करके बोली, सर आप आ गए। अरमान बिना कुछ बोले कुछ देर चुप रहा। नंदिनी बोली, सर सब ठीक तो है ना? आप इतने सीरियस लग रहे हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरमान बोला, नंदिनी तुम एक समझदार लड़की हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि जो मैं बताऊंगा तुम उसे समझोगी। नंदिनी अरमान की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो सिर्फ मुंडी हिलाकर हाँ बोली। अरमान बोला, नंदिनी उस दिन तुम्हारे होटल के बाहर हमारा पहला मुलाकात नहीं था। नंदिनी हैरानी से अरमान को देख रही थी। वो थोड़ी परेशान होकर पूछी, मतलब उससे पहले हम मिले थे? कब? पर मुझे तो याद नहीं है, और अगर मिले भी थे तो बताने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है सर कि मैं पहले आपको कहीं देखी हूँ। मैंने उसी दिन आपको फर्स्ट टाइम ही देखी। अरमान फिर से एक गहरी सांस छोड़ा और बोला, नंदिनी मेरा बात सुनो। नंदिनी अरमान को ही देख रही थी। अरमान अपनी आंख बंद किया और सांस लेते हुए बोला, नंदिनी मेरा पूरा नाम अरमान मल्होत्रा है। अरमान का नाम सुनते ही नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो बेड पर धड़ाम से बैठ गई। जिस आंखों में थोड़ी देर पहले परेशानी थी, अब वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। नंदिनी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई। अरमान बोला, नंदिनी उस रात जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए था, लेकिन ये भी सच है उसके बाद कई रातों तक मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था। नंदिनी बिना कुछ बोले अपनी बैग उठाई और चलने को हुई तो अरमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी गुस्से में बोली, जिसने मुझे लूटा मैं उसी को मसीहा समझकर पूजा करने लगी थी। अरमान बोला, नंदिनी प्लीज़ मेरी बात को पूरा सुनकर जाओ। नंदिनी बोली, एक बात बोलूँगी मिस्टर अरमान मल्होत्रा, आगे से कभी किसी गरीब लड़की को इस हालत में देखिएगा तो उसकी जान मत बचाना, भले ही वो मर जाए। अरमान बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा नंदिनी, फिर तुम अपनी आगे की लाइफ खुशी से बिता पाओगी। नंदिनी नम आंखों से अरमान को देखकर बोली, कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और आप कभी समझ नहीं सकते हो कि मैं। बोलकर रुक गई और उसके साइड से जाने लगी तो अरमान पीछे से बोला, मुझे पता है नंदिनी तुम प्रेग्नेंट हो और ये मेरा बच्चा है। नंदिनी के कदम ठहर गए। वो बिना पलटे ही खड़ी रही। अरमान नंदिनी के सामने आया और बोला, इस बच्चे के लिए प्लीज़ मेरी बात को समझो, अकेली तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं मेरे बच्चे को मेरा नाम देना चाहता हूँ। तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसके बाद तुम भी एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हो। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। नंदिनी बोली, नहीं ये मेरा बच्चा है, इसे बाप के नाम का ज़रूरत नहीं, मैं पाल लूँगी इसे। आप उस रात को ट्रीटमेंट समझकर भूल जाइए। तभी नंदिनी की फ़ोन रिंग हुई। नंदिनी फ़ोन काट दी तो दोबारा फ़ोन रिंग हुई। माधुरी जी के 2 बार फ़ोन देखकर नंदिनी खुद को नॉर्मल करके फ़ोन उठाई। माधुरी जी रोती हुई बोली, नंदिनी तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं पड़ोस के गुप्ता भाई साहब की मदद से उनको यहाँ सरकारी अस्पताल से लेकर आया हूँ, लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। नंदिनी रोती हुई बोली, कौन से हॉस्पिटल माँ? मैं अभी आई, बोलकर वहाँ से निकल गई। अरमान भी उसके पीछे चलते हुए पूछा, क्या हुआ नंदिनी, कहाँ जा रही हो? पर नंदिनी कुछ नहीं बोली। नंदिनी ऑटो टैक्सी रोक रही थी मगर कोई रुक नहीं रहा था। अरमान नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाकर बोला, कहाँ चलना है बोलो। नंदिनी बिना उसके ओर देखे हॉस्पिटल का नाम बोली। अरमान गाड़ी लेकर सीधा उस सरकारी हॉस्पिटल के सामने लगाया जिसका नाम नंदिनी बताई थी। नंदिनी गाड़ी से उतरकर भागकर अंदर गई। अरमान भी उसके पीछे हो चला था। डॉक्टर माधुरी जी से बोले, देखिए मैडम, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जल्द ही सर्जरी करना होगा, लेकिन सर्जरी के लिए हमारे यहाँ कोई सर्जन नहीं है। इनको किसी भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल पर लेकर एडमिशन करा दीजिए, वहाँ अच्छे सर्जन होंगे। थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन इनका जान बच जाएगा।
अगर कल के अंदर सर्जरी नहीं हुई तो आपके हस्बैंड को बचाना मुश्किल हो जाएगा। माधुरी जी गिरने लगी थी, लेकिन नंदिनी आकर उन्हें संभाल ली और उनको चेयर पर बैठाते हुए बोली, माँ सब ठीक हो जाएगा, हम पापा को किसी अच्छी हॉस्पिटल पर शिफ्ट करा देंगे। माधुरी जी इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उनको नंदिनी के सिर पर बंधी पट्टी भी नज़र नहीं आई। नंदिनी भी खुद भूल गई थी कि उसे भी चोट लगी है। नंदिनी डॉक्टर से बात करने उनके कैबिन में पहुंची। डॉक्टर जो दूसरे पेशेंट के साथ बात कर रहे थे, नंदिनी को थोड़ी देर बैठने को बोले। कुछ देर बाद डॉक्टर नंदिनी को बोले, जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको। नंदिनी बोली, सर मैं विनोद शर्मा जी की बेटी नंदिनी शर्मा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो उनको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोले, उनके हार्ट में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से उनको कई सारी साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर जल्दी सर्जरी नहीं किया गया तो इनका बचना मुश्किल है। नंदिनी बोली, तो फिर कीजिए ना सर्जरी। डॉक्टर बोले, हार्ट सर्जरी है मैडम, कोई खेल नहीं। यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई भी सर्जन नहीं है और न ही सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है। आपको उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल पर लेकर जाना होगा। तभी अरमान अंदर आते हुए बोला, अगर इंस्ट्रूमेंट्स यहीं आ जाए तो। डॉक्टर अरमान को देखकर बोले, आप कौन। अरमान अपना कार्ड दिखाकर बोला, अरमान मल्होत्रा। डॉक्टर बोले, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉस्टली है, शायद करोड़ों के होंगे। अरमान बोला, कोई बात नहीं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन में लगेंगे वो सारे मैं हॉस्पिटल को डोनेट कर दूंगा, आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। नंदिनी नम आंखों से अरमान और डॉक्टर के बातें सुन रही थी। डॉक्टर समझ गया था सामने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। डॉक्टर बोले, लेकिन कोई प्रोफेशनल सर्जन नहीं है हमारे यहाँ। अरमान बोला, आपके कैबिन के बाहर बोर्ड पर लिखा है डॉक्टर गौतम विश्वास सर्जन, राइट। डॉक्टर गौतम बोले, पढ़ा तो है लेकिन आज तक एक भी सर्जरी नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ कोई सर्जरी करवाता नहीं है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। 6 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ। यहाँ ना तो इंस्ट्रूमेंट्स है ना ही कोई पेशेंट सर्जरी के लिए आता है। सब बस कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, टीटी, वैक्सीनेशन यही सब के लिए ही आते हैं। अरमान बोला, सर्जरी नहीं किए हो, असिस्ट तो कर सकते हो ना। गौतम बोले, जी लेकिन असिस्ट किसको करूं। अरमान बोला, मुझे, मेरा कार्ड देखो। डॉक्टर गौतम कार्ड पढ़ा, डॉक्टर अरमान मल्होत्रा सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। डॉक्टर गौतम खड़े होकर बोले, अरे सर आप खड़े क्यों हो, बैठिए ना, बोलकर अरमान को बैठने को बोले। अरमान बोला, आई एम ओके विथ इट, बस आप लिस्ट करके दीजिए और मुझे असिस्ट के लिए पूरी टीम चाहिए, तो आपके यहाँ जो भी काबिल डॉक्टर या नर्स है सबको बुलाइए, मीटिंग करना है। डॉक्टर गौतम बोले, ठीक है सर। नंदिनी के दिल में जो भी गुस्सा था अरमान के लिए वो सब भूलकर वो अरमान के पैर पकड़ ली और बोली, मेरे पापा को बचा लीजिए सर। अरमान नंदिनी के बाहें थामकर उसे उठाते हुए बोला, नंदिनी उठो, हम बात करेंगे लेकिन तुम्हारे पापा के ऑपरेशन होने के बाद। अरमान डॉक्टर के साथ बात करने में बिजी हो गया। नंदिनी अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ पापा के ऑपरेशन हो जाएगी, डॉक्टर साहब बोले हैं। अरमान एक डॉक्टर का टीम बनाया। उसके कॉलेज के 2 फ्रेंड थे जो मुंबई के दूसरे बड़े हॉस्पिटल पर काम करते थे। अरमान उन दोनों को भी बुलाया। उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। पिछले 4 सालों से वो ओटी में पैर नहीं रखा था। आरुषि के वजह से वो मेडिकल लाइन से दूर चला गया था और अब नंदिनी के वजह से वापस ऑपरेशन करने जा रहा था। अरमान के बोलने पर जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे कुणाल सब अरेंज करा दिया था। दूसरे दिन इवनिंग को विनोद जी का ऑपरेशन हुआ। नंदिनी ओटी के बाहर परेशान खड़ी थी और माधुरी जी पूरे टाइम हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बने गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठी थी। अरमान और 2 डॉक्टर के साथ करीब 2 घंटे बाद ओटी से बाहर निकला तो नंदिनी नम आंखों से बड़ी आस लगाई पूछी, पापा कैसे हैं सर। अरमान मुंह से मास्क निकाला और नंदिनी के तरफ देखकर बोला, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, नेक्स्ट 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, फिर तुम सब मिल सकते हो। 2 दिन और बीत गए।
अरमान की मदद से उस सरकारी हॉस्पिटल का काया ही बदल गया था। विनोद जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जा रहा था। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब विनोद जी को वीआईपी समझ रहे थे और ये सब सिर्फ अरमान के वजह से हुआ था। इवनिंग का वक्त था। अरमान अपने अपार्टमेंट पर बैठा कुछ काम कर रहा था। डोरबेल बजा। अरमान दरवाज़ा खोला तो सामने नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी को देखकर अरमान के फेस पर अपने आप स्माइल आ गया, पर खुद को नॉर्मल रख वो बोला, नंदिनी तुम यहाँ? इस वक्त आओ, अंदर आओ। नंदिनी अंदर आकर हाथ जोड़ के बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, उस दिन मैं आपको बहुत कुछ बोल गई, बहुत नाराज़ थी आपसे इसलिए, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ आप वो सब सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए ही किए थे। आप मेरी पापा को नया जीवन दिए हो, उसके बदले अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। अरमान बोला, जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। नंदिनी बोली, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। अरमान बोला, तुम्हें मुझसे 1 साल की सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें, मुझे और मेरे मैनेजर को पता होगा। नंदिनी हैरानी से बोली, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये कैसा मजाक है सर? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।